नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार के मार्गदर्शन में आज इको पर्यटन सत्र शुरू होगा। लखीमपुर में भीरा पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार का अवकाश नहीं होगा। आपको बता दें कि 7 दिन पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं इसमें पर्यटन शुल्क में वृद्धि भी नहीं है। 30 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ का भी प्रशिक्षण कराया गया है। सुरक्षा सुविधा से साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। तो लखनऊ से खबर, जहां इको पर्यटन सत्र का आज से शुभारंभ होने वाला है। योगी सरकार के नेतृत्व में इस इको पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। 30 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बैठक के दौरान बड़ा सियासी संदेश दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी, जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ी पर भी फोकस करेगी, भ्रष्टाचार, खाद्य कानून व्यवस्था, संविधान को भी मुद्दा बनाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जमीनों की खरीद का रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग सार्वजनिक करे। साथ ही लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद में जमीनों की खरीद सार्वजनिक करे। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। उपचुनाव में बेरोजगारी को समाजवादी पार्टी अब मुद्दा बनाने जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी की 9 सीटों पर जो उपचुनाव की तारीख है उसे बदल दिया गया है। अब 20 नवंबर को यूपी में 9 सीटों के लिए उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे होंगे। ऐसे में वार पलटवार का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए साफ तौर पर कहा कि अब इस उपचुनाव में बेरोजगारी को समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाएगी, साथ ही जमीनों की खरीद में भी गड़बड़ी पर फोकस करेगी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष कोर्ट में सुनवाई टल गई। विशेष कोर्ट के जज के अवकाश के चलते सुनवाई टली है। अब मामले में 23 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है। इससे पहले कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि नियत की थी, लेकिन दिवाली के चलते और दिवाली के अवकाश के चलते सुनवाई आज होनी थी। लेकिन कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने, आपको बता दें पूरा मामला साल 2018 चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब साल 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का यह मामला दर्ज करवाया गया था। राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं अब बात कानपुर देहात की कर लेते हैं, जहां कानपुर देहात से दिल दहला देने वाला एक लाइव वीडियो सामने आया है। जी हां, विद्युत कर्मी लाइन में फॉल्ट सही करते समय करंट की चपेट में आ गया, जिससे संविदा कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। विद्युत करंट में फंसे मृतक का शरीर 4 टुकड़ों में बंटकर सर धड़ से अलग हो गया। बिजली के खंभे में कर्मचारी का तड़प कर मरने का हृदय विदारक ये लाइव वीडियो सामने आया है। तो कानपुर से पूरा मामला, जहां एक विद्युत कर्मी करंट की चपेट में आ गया। लाइनमैन बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ था फॉल्ट देखने के लिए। वहीं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वो करंट की चपेट में आ गया, धू-धू कर उसका शरीर जलने लगा। और अब इस मामले का लाइव वीडियो सामने आया है, जो कि काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फॉल्ट चेक करने के लिए जो लाइन कर्मी है वो खंबे पर चढ़ा हुआ था और लाइन की चपेट में आने से, तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहाँ पे सेट डाउन लेके चला, सेट डाउन ढेल दिया, ट्रेन खंड हो गई। उसको हमारी न्याय कीजिए। क्या मांगे आप लोग? जाम लगाए हुए आगे बच्चे छोटे छोटे
तीन बच्चे छोटे छोटे, वो लोग अलग रहते हैं, उनको उसकी और क्या बच्चों को सब हो जाएगा और क्या पता। अच्छे रहो। हाँ जी, अलग अलग रहते हैं। जो अधिकारी जिम्मेदारी लेगा वो आके जाम खुलवाए। आप जो सरकारी जिम्मेदारी ले वो जाम खुलवाए ना। 50 कार्रवाई करिए। सरकारी नौकरी, बिजली से, लाइट से, पति फोन आया था, सिकंदरा में लड़ाई हुई थी जय से, जय ने खुलवाई लाइट, जो जब हादसा हुआ है जय ने खुलवाई लाइट, जय से लड़ाई हुई है। बच्चन को सब सुरक्षा में पैसा, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमारे बच्चन को सब कुछ चाहिए, हमारा कोई नहीं है। वहीं हाथरस के मोहल्ला नाई का नगला में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों का आरोप है कि विवाहिता का पति और अन्य ससुरालजन उसका उत्पीड़न करते थे। इन लोगों ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव भुर्राका निवासी सुरेंद्र सिंह की बेटी यानी निरेश 36 वर्ष की शादी राकेश निवासी कुंवरपुर थाना चंदपा हाल निवासी नाई का नगला नाई बस्ती थाना कोतवाली सदर के साथ हुई थी। तो ये पूरा मामला हाथरस से है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं जो विवाहिता की मौत के बाद अब जो लड़की के परिजन हैं, उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। राकेश कुमार गांव में की थी हमने, भुर्रका गांव में, कुंवरपुर गांव है, यही साथ में पड़ता। आप हमारे को तो यही सूचना मिली किसी से, ऐसे ऐसे वो लड़की को कुछ खिला दिया है, लड़की घर में रो रही चिल्ला रही। जब हम मौके पर आए फिर हम हॉस्पिटल भाग ले गए। लड़की से संबंध थे उसके, वो कह रहा था उससे हम शादी करूंगा और वहाँ पे मुझे इतनी प्रॉपर्टी मिल रही है, और उसे ड्रिंक भी करता था बहुत। जी। दिव्यांगों को 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए लगातार दिव्यांग कार्यालय का चक्कर लगाते रहे और कार्यालय से उनको NPCI और KYC कराने का निर्देश मिलता रहा। दिव्यांगों द्वारा NPCI और KYC कराने के बाद 6 महीने बीत गए हैं और अभी तक पेंशन नहीं मिली है, जिसके बाद राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच के बैनर तले जनपद के सैकड़ों दिव्यांग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दिव्यांगों द्वारा पेंशन बढ़ोतरी और समय से पेंशन के लिए मांग किया गया। राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार दिव्यांगों को 5,000 रुपए दिव्यांग पेंशन दे रही है, जिसके अनुसार हम दिव्यांगों को उत्तर प्रदेश में भी 5,000 दिव्यांग पेंशन मुहैया कराई जानी चाहिए। वहीं खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में एक अस्पताल संचालक पर नर्स के साथ रेप करने का आरोप लगा है। आरोप है कि अस्पताल संचालक ने पहले नर्स के साथ दुष्कर्म किया, फिर शोर मचाने पर उसका मुंह में कपड़ा ठूस दिया। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार कानपुर के कल्याणपुर में एक नर्सिंग होम संचालक इश्तियाक ने नर्स को पार्टी के बहाने देर रात तक रोका। सभी लोगों के जाने के बाद उसे अपने कमरे में खींच लिया और इसके बाद कमरा लॉक कर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी इश्तियाक ने रविवार को हॉस्पिटल में ही एक पार्टी का आयोजन किया था। इसके बाद देर रात हॉस्पिटल में काम करने वाली 22 साल की युवती को बहाने से रोका, फिर अपने कमरे में खींचकर कमरा लॉक कर दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हॉस्पिटल जिसका नाम KPS है, वहां कार्यरत एक महिला के द्वारा इस बात की सूचना आज शाम में कल्याणपुर थाने पर दी गई कि वहां के ही एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ आज लगभग भोर में उनके साथ दुष्कर्म किया गया है।
इसकी सूचना जैसे ही थाने को मिली, थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। युवती को मेडिकल हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। वही अब बात वाराणसी से कर लेते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां फरार पुलिस जांच में जुटी है और वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र के भदैनी पावर हाउस के पास दिन दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस सहित अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जा रहा है। वही घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो वाराणसी से पूरा मामला, जहां वाराणसी के भदैनी क्षेत्र स्थित पावर हाउस के पास राजेंद्र गुप्ता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कुल मिलाकर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजेंद्र गुप्ता अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर भाग गया। पत्नी की उम्र 45 वर्ष है, वहीं बेटे की उम्र 25, 15 और 16 वर्ष क्रमश है। इस दौरान राजेंद्र गुप्ता को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि उसकी पत्नी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण राजेंद्र दूसरी शादी के लिए भी अपनी पत्नी से आए दिन बातचीत करता था। फिलहाल राजेंद्र गुप्ता पत्नी और बच्चों को गोली मारने के बाद फरार हो गया। राजेंद्र गुप्ता की मां मौके पर है और काफी बुजुर्ग होने के कारण चल फिर नहीं पा रही है। तो वाराणसी से पूरा मामला, जहां एक अधेड़ ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, ज्योतिष के कहने पर कि उसकी पत्नी जो है उसके काम में बाधा बन रही है। ये वजह जो है मौत की सामने आ रही है या हत्या की सामने आ रही है। तो वाराणसी से पूरा मामला, हालांकि जो आरोपी है, आरोपी अधेड़ अभी भी फरार चल रहा है। तो अंधविश्वास के चक्कर में पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला वाराणसी का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की जान ले ली। मामला ये है कि इसमें रात को 4 लोग हत्या हुआ है। उसमें वाइफ है, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। रविंद्र गुप्ते के घर में हुआ, रविंद्र गुप्ता भी मारे हैं। किराएदार तो बहुत है, किराएदार यहाँ 100 से 200 संख्या है किराएदारों का। पत्नी को, अपने भाई को गार्ड का 20 साल पहले का जेल से रिहा हो गए आए थे। यार रात को घटना है, रात का। ये नाम तो नहीं मालूम है, नाम क्या क्या है? लक्ष्मी नारायण गुप्ता और लोग को नहीं नाम मालूम है। अभी हमको पता चला 10 बजे। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीजीए की मजबूती को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा कि पीजीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, अपनी अपनी सरकार बनाएंगे। रहा नहीं वो वक्त पुराना, अब पीजीए ने मिलकर ठाना। तो अखिलेश यादव ने अनोखे अंदाज में एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से पीजीए फॉर्मूले के तहत आने वाले चुनाव में आगे बढ़ने की बात का परचम लहराया है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीजीए की मजबूती को लेकर बड़ा बयान दिया। एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा कि पीजीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, अपनी अपनी सरकार बनाएंगे। रहा नहीं वो वक्त पुराना, पीजीए ने मिलकर ठाना। तो अखिलेश यादव का ट्वीट आप देख सकते हैं, एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया, जिस तरह से यूपी की 9 सीटों पर और महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है और अब की बार जो समाजवादी पार्टी है वो महाराष्ट्र के रण में भी उतरी है और यूपी में पूरे दमखम के साथ दावेदारी पेश कर रही है और जीत का दम भी भर रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने एक चीज तो साफ कर दी है चुनाव से पहले, वो ये कि एक बार फिर से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान लाए थे, अब की बार के चुनाव में भी अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ये पीडीए फॉर्मूला काफी ज्यादा सटीक साबित हुआ था, काफी अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया था। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव आने वाले यानी आगामी चुनाव में भी पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही आगे बढ़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं हमीरपुर से बड़ी खबर की, जहां गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता संघ का प्रदर्शन देखने को मिला। संघ ने न्यायिक कार्य से अलग रहकर विरोध व्यक्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। संघ ने घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तो हमीरपुर से खबर है, जहां गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुए लाठीचार्ज और वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब अधिवक्ता संघ उतर आया है। ऐसे में देशव्यापी आंदोलन की यहां पर ऐलान किया गया था। हमीरपुर में भी जिसका असर देखने को मिला, अधिवक्ता संघ का प्रदर्शन देखने को मिला। संघ ने न्यायिक कार्य से अलग रहकर विरोध व्यक्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। संघ ने घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 24 को गाजियाबाद के जनपद न्यायाधीश ने कोर्ट रूम में पुलिस बुलाकर अधिवक्ताओं को बर्बरता से लाठीचार्ज अधिवक्ताओं को ऊपर करवाया। उसके विरोध में हम लोग बार काउंसिल के आह्वान पर, संयुक्त बार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर और गाजियाबाद के पीड़ित अधिवक्ताओं की डिमांड पर आज पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। हम सब लोग न्याय कार्य से विरत हैं और हम हाई कोर्ट से और शासन से ये मांग करते हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी इस लाठीचार्ज में शामिल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम मांग करते हैं कि जिला जज गाजियाबाद को तत्काल बर्खास्त किया जाए। जो अधिवक्ता हमारे घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए और एसआईटी से इस प्रकरण की जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी जिला न्यायालय में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसी को लेकर के आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे अगर गाजियाबाद से या हमको संयुक्त बार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश से निर्देश मिलता है तो इस लड़ाई को हम अनिश्चित काल के लिए भी ले जाएंगे। वहीं बागपत की बड़ौत थाना पुलिस ने 2 कातिल दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने शराब पार्टी के दौरान अपने ही दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। बड़ौत कोतवाली पुलिस ने हत्यारे दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करते हुए हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है और उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया है। तो ये खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कातिल दोस्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया है। दरअसल दोनों पर शराब पार्टी के दौरान अपने ही दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या का आरोप है। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों कातिल दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो कहासुनी होने पर इन्होंने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। कहना है कि दिनांक 1/11/2024 को रात को करीब 9:30 बजे ग्राम लुहारी में गुड्डू और उसके भाई सागर पुत्र सुभाष का झगड़ा गांव के ही विशाल और सोनू के साथ शराब पीने के दौरान हो गई थी। इस झगड़े में सोनू और विशाल ने गुड्डू के सीने में चाकू से वार कर दिया था, जिसके कारण गुड्डू की मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पे एडिशनल एसपी सर द्वारा घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया तथा इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें नामित 2 अभियुक्त सोनू और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में थाना बड़ौत पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का जाल फैला हुआ है, जो एक तरफ तो सरकार को चूना लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ मरीजों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बात करते हैं जिले के बाजी कस्बे की, जहां आप देख सकते हैं कैसे सरकारी अस्पताल के अगल बगल से लेकर गली कूचों में छोटे छोटे पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। वहीं अवैध अस्पतालों की बात की अलग है,
दांत, आंख से लेकर हर प्रकार की बीमारियों का इलाज, यहां तक कि मुश्किल ऑपरेशन भी करने की गारंटी वाले अवैध अस्पताल आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि जिस तरह से मरीजों की जान से अस्पताल खिलवाड़ कर रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का भी इस पर आरोप लग रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ऐसे कई अवैध अस्पताल जो है संचालित हो रहे हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।